हाँ, कितना हो गया अपना स्क्रू गेज? मास्क लगा ले, मास्क लगा लो यार तुम, लगा लो मास्क लगा लो फटाफट, ऐसे ही। ठीक है, अरे ऐसे कैसे लोग हैं, ये नहीं लाते ही नहीं है। ठीक है, स्क्रू गेज हुआ अपना, है ना? हाँ भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इतनी मेहनत करते हैं। दो क्वेश्चन पूछे थे, उनके जवाब दो। अच्छा सुन, जो ओमेगा था उसका फॉर्मूला होता है रूट के बाई एम। ठीक है, तो इसमें 2 पाई का कोई लेना देना है नहीं, इसमें 2 पाई का कोई लेना देना है नहीं। हमने जो पहले निकाले थे एक्चुअली में ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मेंशन करना चाहिए, बट मैंने पहले हिंट में ओमेगा का फॉर्मूला ये दिया है। अगर अपन इसको 2 पाई/t लिखे और अंदर कर दे के बाई एम, ठीक है, और इस 1/t को 1/2 पाई लगाए नीचे, तब तो उसका कोई लेना देना है। ये निकालते तब तो 2 पाई लगाते, ये निकाल ही नहीं रहे हम, ओमेगा निकाल रहे सीधा, तो रूट के बाई एम करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन का जवाब मिल गया। कैसे पूछता है, देखो ना तरीका, देखो इसको पूछने का। अरे मिला कि नहीं मिला? ये ऐसे कह रहा था मेरे को कि सर जब हमने 1/t निकाला तो उसमें 2 पाई भी आया था एक, तो जब कैलकुलेशन करी हमने तो डायरेक्ट रूट के बाई एम किया हमने, तो 2 पाई कहाँ चला गया? हाँ, याद है ना, हमने फॉर्मूला डिराइव किया था यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, तो उस मेथड से, तो 2 पाई आएगा। अरे फ्रीक्वेंसी लिखा होगा, लेकिन जब हमने ओमेगा लिखा है हमारे इसके अंदर कि तुम्हें आंसर इस फॉर्म में देना है, इस फॉर्म में आंसर देना है। अब फ्रीक्वेंसी लिखे या कुछ भी लिखे, तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी सामने लिखी है, इसी फॉर्म में आंसर देंगे हम। ठीक है, अरे ठीक है क्या? ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई/t होता है। ठीक है, 2 पाई/t होता है। उसका फॉर्मूला डायरेक्ट बताया ना, मैं कल मैंने हिंट ये दिया था रूट के बाई एम, यही हिंट दिया था मैंने, अब आ गया। और दूसरा क्या पूछा इसने, एक क्वेश्चन इसका भी, वो भी अच्छा है। क्वेश्चन ये है कि जब हमने एस वाला जो किया था यूटी प्लस में हाफ एटी स्क्वायर, है ना, इसका 1% प्लस 1% प्लस 1% प्लस में 2 गुणा में 1%, ये कर दिया सीधा, है ना। तो इसका डाउट ये है, बोलो सर मल्टीप्लाई में ऐड कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई में ऐड कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दोनों क्वांटिटीज अलग अलग हैं और ऐड हो रही है, तो ऐड में कभी हम परसेंटेज नहीं जोड़ते, एब्सोल्यूट एरर जोड़ते हैं, ये तो लिखवाया था आपको। ठीक है, लेकिन बेटा जब क्या करो, इसके अंदर डेटा तो दे नहीं रखा मैं, यू का, टी का, ए का अलग से डेटा नहीं दे रखा होता, तो जब कभी भी किसी का डेटा ना दिया हो तो बाय डिफॉल्ट सबको यूनिटी मानो, एक मानो। ठीक है, एक मानोगे, वैल्यू रखोगे तो सीधा जुड़ जाएंगी वो। ठीक है, तो ऐसे दिमाग में कर लो, जब भी ऐसा डेटा ना दे रखा हो, सीधा परसेंटेज दे रखा हो, सीधा परसेंटेज दे रखा हो, चीजें जुड़ रही हो और मल्टीप्लाई भी हो रही हो। ठीक है, जुड़ रही हो और मल्टीप्लाई भी हो रही हो, तो सबको आप जोड़ सकते हो सीधा, क्योंकि आपको ओरिजिनल जो वैल्यूज हैं वो दे नहीं रखी है, वो दे तब तो आप निकालो उसके एब्सोल्यूट एरर, वो दी नहीं है आपको, तो आप क्या कर सकते हो, सीधा उनको जोड़ सकते हो। ठीक है, वैसे मैंने जवाब दे दिया है व्हाट्सएप पे, चेक किया हो तो। ठीक है, चलो क्लियर हो गया डाउट, क्रिस्टल क्लियर, समझ गया। चलो थोड़ी सी चीज और कर लेते हैं, कल क्या है जल्दीबाजी में अपन ने वो खत्म किया था थोड़ा सा स्क्रू गेज वगैरह, और मीटर वो अपना 5-10 मिनट का डिस्कशन उसका भी कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रीफिक्स सफिक्स बचते हैं वो भी कर लेते हैं, लास्ट का बचा है अपने पास। अभी देखो कल हमने स्क्रू गेज कर रहे थे, तो स्क्रू गेज समझ में आएगा सबको अच्छे से, आ गया क्या? क्या करना है उसके अंदर, सिंपल सा ऊपर के एक नट होगा, एक स्क्रू होगा, उसको घुमाना है अपन को, उसके एक रोटेशन में वो कितना लेंथ स्केल पे कवर कर रहा है, ठीक है, वो उसकी पिच हो जाएगी, और उसके ऊपर टोटल कितने डिवीजन है, जैसे स्केल के ऊपर अपने पास डिवीजन होते हैं ना, एक डिवीजन शो कर रहा है 1 mm को, तो हमें तो यही निकालना है उस सर्कुलर स्केल के ऊपर एक डिवीजन कितने डिस्टेंस को शो कर रहा है, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा हॉरिजॉन्टली स्केल के ऊपर एक छोटे से डिवीजन के बाद, समझ रहे हो। तो वही बात है, तो पिच अपॉन क्या कर दिया अपन ने, टोटल डिवीजन कर दिए, है ना। लास्ट में आपको मैंने इसको किससे सिखा दिया था,
यूनिटरी मेथड से भी सिखा दिया था, यूनिटरी मेथड से कैसे करते हैं सिंगल यूनिट के लिए, ठीक है। वर्नियर कैलिपर नहीं आया इसको, वर्नियर कैलिपर में भी कुछ नहीं है यार, सिंपल मेथड है उसका भी। वर्नियर कैलिपर के पास दो स्केल्स हैं, सिंपल सिंपल दो स्केल्स हैं, ठीक है। एक स्केल है उसको बोल रहे हैं मेन स्केल, मेन स्केल, एक स्केल है उसको बोल रहे हैं वर्नियर स्केल, दो स्केल हैं। इसके अंदर होता क्या है कि मेजरमेंट कैसे होता है वो देखो, ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, ठीक है। जब पूरा का पूरा मान लो अंदर कोई नीचे जो बने हुए ऐसे, दो नीचे जो बने हुए ऐसे, इसके अंदर कोई चीज फिक्स हो रही है तो यहाँ पे ऐसा अटक गया है, ये वर्नियर स्केल ऐसा अटक गया यहाँ पे, ऐसे ऐसे अटक गए मान लो, ठीक है, ऐसे अटक चुके हैं। तो यहाँ पर इसका ये देखेंगे कितना मीटर है, मान ले यहाँ पे दिखा रखा है 3-4 सेंटीमीटर दिखा दिया, समझ रहे हो, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दिखा दिया। अब ये वर्नियर स्केल इसके ऊपर जा रखी है, ठीक है। अब जो एग्जैक्ट जो इसका दूसरा वाला मीनिंग आता है, मतलब 4 तो दिखा दिया, 4 तो दिखा दिया, प्लस कितना करूं माइनस कितना करूं वो भी तो चेक करना है अपन को, एरर वेरर निकालने के लिए या फिर पॉइंट्स निकालने के लिए, डेसिमल के बाद क्या लगाना है, यहाँ क्या लगाना है, वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर रीडिंग चेक करते हैं। इसकी रीडिंग बनी रहती है और इसकी रीडिंग बनी रहती है, इसको रखता हूं साइड में एक बार, ठीक है। इन दोनों स्केल पे क्या होता है, इसकी रीडिंग बनी रहती है और इसकी रीडिंग बनी रहती है, तो हम उस पॉइंट तक जाते हैं जहां पर इन दोनों की रीडिंग कोइंसाइड ना कर जाए, ठीक है। मान लो यहाँ पर इसकी 10 काउंट कर लिया हमने, इसकी 9 काउंट कर लिया हमने, वहां पर दोनों के दोनों आपस में कोइंसाइड कर रही है, तो जहां पर वो कोइंसाइड करती है ना उस रीडिंग को उठा लेते हैं हम, वो वैल्यू होती है डेसिमल के बाद वाली, ठीक है, वो होती है वैल्यू डेसिमल के बाद वाली। जब भी हमने जब इसको बनाना शुरू किया था, पढ़ना शुरू किया था, तो हमने क्या लिखा, ऐसे लिखा कि A डिविजन्स ऑफ मेन स्केल आर इक्वल टू द B डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, तभी हमने ये लिखा, समझ में आ रहा है, क्योंकि जो डेसिमल के बाद वाली संख्याएं हैं वो वर्नियर स्केल बता रही है हमें, वो वर्नियर स्केल बता रही हैं, और ये जो लिखा है ना अपने सामने से, वो ये है जब हम मेजरमेंट करते हैं कब कोइंसाइड कर रही है, इन दोनों के डिवीजन, इसके ए डिवीजन और इसके बी डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं, वो ये वाला पॉइंट है। समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है समझ में, आगे तो करना कुछ नहीं है, लीस्ट काउंट का सीधा सा फॉर्मूला है क्या, m माइनस वी, वही पढ़ा जो हमने कल, थोड़ा सा सोल्व कर लो, v की वैल्यू पुट कर दो, m माइनस वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, am बाई बी, m कॉमन ले लो, b माइनस a बाई बी, ये लीस्ट काउंट रह जाएगा। अरे ठीक है, समझ में आ गया क्या, दो क्वेश्चन कर लिए ना इनके, एक एक दो, ठीक है। अरे क्लियर है क्या सब कुछ भाई साहब, बोलो। यस सर, अच्छे से आ गया। इसका किस में यूज कर रहे हैं, नॉर्मल डायमीटर निकालना, कोई बॉल का डायमीटर निकालना, कोई छोटी छोटी लेंथ मेजर करना, उसमें काम में लेते हैं। मतलब कर सकते हैं 10, 12, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तक कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर से, इतना बड़ा होता है वर्नियर कैलिपर, इतना बड़ा होता है। तुम 11th कैसे पास कर गए, यहाँ थे क्या 11th में, सीकर में, स्कूल में थे, कोटा में थे क्या, लैब में तो गए नहीं होगे कभी, हाँ स्कूल में नहीं गए, कोई नहीं, अगर इंजीनियरिंग में गए तो लैब में दिखेगा वर्नियर कैलिपर, बाकी यार 10th में नहीं दिखाया, कैसे स्कूलों में पढ़े हो यार तुम, हम हमारे टाइम में स्कूलों में थे ना, तो हमने 11th में एक्सपेरिमेंट कर लिए थे वर्नियर के स्क्रू गेज के, 10th में करवा दिए थे। और आजकल मैंने भी देखा है लैब वैब इतनी ज्यादा इफेक्टिव है नहीं लोगों के, मैंने देखा है वर्नियर कैलिपर गूगल पे देखा है, नहीं यार, जो चीज नहीं देखी उसको आप यूट्यूब पे वीडियो देख लो, क्या समस्या आ रही है, दिख जाएगी, जरूर थोड़ा लैब में देखना है, पता चल जाएगा वर्नियर कैसा है, स्क्रू गेज कैसा है। वहां थोड़ा सा अगर सही बात यह है कि अगर 4 मिनट 6 मिनट की वीडियो में अगर ये देख लो वर्नियर कैलिपर है क्या, काम कैसे करता है वो छोड़ो, है क्या, आधी स्टोरी यहाँ क्लियर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अभी मैं तो बस बता रहा हूँ, मेरे पास होता तो मैं दिखाता, तो मैं ऐसा काम कर रहा है, मैंने तो जो हो सकता था वो डायग्राम बना के बताया, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है लेकिन फिर भी कोशिश करी मैंने बनाने की, ठीक है, ये कर सकते हैं आपके लिए। अब उससे इसके अलावा तो देखो ज्यादा सेवा नहीं मिल पाएगी, ठीक है। कल लेके आना, हाँ लेके आऊंगा, देखना कैसे बोल रहे लेके आना, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स एंड सफिक्स पढ़ेंगे अपन, प्रीफिक्स ही पढ़ लेते हैं,
सफिक्स भी देख लेंगे क्या क्या कैसे होता है। मान लो अपने पास आ जाए 10⁻⁻1, इसको क्या लिखते हैं? हाँ, 1/10 तो लिखते हैं। वर्ड्स में क्या लिखते हैं इसको? इसको लिखते हैं डेसी। डेसी, इसको लिखते हैं डेसी। ठीक है, 10⁻⁻, देसी, हाँ देसी। 10⁻³ को लिखते हैं मिली। क्या लिखते हैं? मिली। 10⁻² को क्या लिखते हैं? सेंटी। क्या लिखते हैं? सेंटी। सेंटीमीटर लिखते हैं ना। 10⁻² मीटर सेंटीमीटर, है ना। 10⁻³ मीटर मिलीमीटर। ठीक है, 10⁻³ हाँ, आगे मीटर तो मीटर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये बस ये फिक्स अपनी नोटेशन होती है, इनको यूज करते हैं बार बार। 10⁻³ को किलो ही बोलेंगे, 10⁻6 को मेगा ही बोलेंगे, 10⁻12 को पिको ही बोलेंगे, 10⁻15 को पेटा ही बोलेंगे। फिक्स है ये नोटेशन, ये नोटेशन फिक्स है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखनी है। 10⁻⁻6 इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो। क्या बोलते हैं? माइक्रो। 10⁻⁻1 डेसी, 10⁻², सेंटी, 10⁻³ मिली, 10⁻6 माइक्रो। न्यूमेरिकल्स में 10 से 20% जो गलतियां होंगी वो इनकी वजह से होंगी। डेटा मिली माइक्रो में दिया रहेगा, एक साल तक कंफ्यूज रहोगे मिली का मतलब क्या और माइक्रो का मतलब क्या। नहीं नहीं, लिख के रख लो ये बात, चाहे भी गलती करोगे, इस चीज में गलती करोगे। सही बोल रहा हूं मैं, विश्वास करो मेरा। ठीक है, ये गलतियां करवाती है चीजें। फिर आती है 10⁻⁻9, वो होती है नैनो। क्या होती है? नैनो। 1 लाख की क्लेम करके 2 लाख की बेच रहे हैं, अब तो बेच भी नहीं रहे हैं। ठीक है, अब तो बिक भी नहीं रही है, नैनो। फिर आते हैं 10⁻−10, क्या आता है? एंगस्ट्रम। ये तो कभी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में है सर। ठीक है, एंगस्ट्रम आ जाएगा। 10⁻−12 पिको। पिको, बस इतना बहुत है तुम्हारे लिए, इतना बहुत है। इतना कर लोगे तो फिर जीवन सुधर जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो एक तो ये रहता है। फिर आता है 10⁻1 डेका। यूज तो नहीं किया कभी, कोई बात नहीं। 10⁻3 किलो, 10⁻6 मेगा, 10⁻9 गीगा, 10⁻12 टेरा, 10⁻15 पेटा, 10⁻18 हेक्टा। हेक्टा आता है, क्या आता है? ऐसा ही कुछ आता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। ये तो आपको पता होगा, इंटरनेट चलाते हो। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट। कंप्यूटर की स्पीड भी होती है, केबीपीएस, एमबीपीएस, जीबीपीएस, टीबीपीएस, पीटीबीएस। ये पेटाफ्लॉप्स होती है बस। पेटाफ्लॉप्स किसकी स्पीड होती है पता? देखिए कहीं, हाँ देखिए, बताना हाँ कर रहा है। हाँ देखिए, एग्जिस्ट तो करते होगे। पेटाफ्लॉप्स होते हैं सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड, 15 पेटाफ्लॉप्स। ठीक है, सैटेलाइट्स के साथ जो जुड़े रहते हैं ना सुपर कंप्यूटर्स बड़े बड़े, वो सुपर कंप्यूटर्स की होती है। इंडिया में भी है 3-4 सुपर कंप्यूटर। ठीक है, आईआईटी जोधपुर में तो अब आ रहा है, आईआईटी कानपुर में, दिल्ली में यहाँ तो पहले से है। ठीक है, तो अपने हाँ आईआईटी दिल्ली में है। तो क्या होता है, पेटाफ्लॉप्स की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। दिख रहा है 10⁻15 का ऑर्डर है, ऑर्डर बता रहे हैं यहाँ पे सिर्फ। ठीक है, ले लो इसको, ग्रैंड कर लो। ये क्या है फिर? अरे प्रीफिक्स है, नैनोमीटर। प्री मतलब पहले, पहले फिक्स हो जाए वो प्रीफिक्स। पहले फिक्स हो जाए उसको प्रीफिक्स, बाद में लगे वो, अरे बाद में लगे वो सफिक्स। इसके मैसेज तो बहुत बड़े बड़े आते हैं यार। बट यार मेरे को एक चीज का दुख है यार, जो डाउट इस लड़के को आते, तुम लोगों को वो डाउट आते क्यों नहीं है? और सही में है भी वो डाउट है भाई।
वो डाउट तुम्हारे आते क्यों नहीं है इतने हैं? बात वो नहीं है, बात वो है कि दिखता क्यों नहीं है वो डाउट। कर लिया क्या? इसको एक्सा बोलते हैं भाई, श्योर कर लिया मैंने। और आगे लिखना चाहो तो और आगे भी लिख लो। फेमटो, एटो, अब लगभग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका लगभग खत्म कर दिया अपन ने। कुछ और दूसरी चीजें होंगी जैसे डायमेंशन से। हाँ हाँ, हेक्टो 10⁻² है, बोला था ना, श्योर नहीं है, चेक करूंगा, चेक कर लिया। फेमटोन, अरे डबल टी लिखा है भाई, डबल टी लिखा है। फेमल्टो नहीं है, फेमल्टो लिखा भी नहीं है, क्योंकि मैं फुल्ली कंफ्यूज्ड पर्सन हूँ। ठीक है, तो जितनी भी चीजें हैं वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कवर कर लिया अपन ने। कुछ चीजें आपकी रह जाएंगी तो शीट में कवर हो जाएगी, और फिर कुछ चीजें रह जाएंगी वो अपकमिंग चैप्टर्स में धीरे धीरे साथ साथ आ जाएंगी, तो कवर कर लेंगे। ठीक है, अभी इस लेवल पे जितना होना चाहिए था उतना हमने कर लिया है। ठीक है भाई, अब हमारा फिजिक्स चालू हो रहा है। ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, सब कुछ क्लियर है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। हेडिंग डालो। मैकेनिक स्टार्ट कर रहा है भाई, मैकेनिक स्टार्ट हो रही है, ये कितना खुश हुआ है मैकेनिक्स के नाम से। मैकेनिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज तो थोड़ी बहुत बातें ही करेंगे इसके बारे में, आज तो चालू हो जाएगी तो बहुत बढ़िया बात है। देखो, सबसे पहले तो मैकेनिक्स है क्या वो देखना है अपन को। सबसे पहले तो मैकेनिक्स है क्या वो देखना अपन को। क्या है इसमें करना, क्या अपन को मोशन की स्टडी करनी है। क्या करनी है? मोशन की स्टडी करनी है। और मोशन करेगा कौन? रिजिड बॉडीज करेंगी। रिजिड बॉडी क्या होती है? बहुत सारे सवाल रहेंगे दिमाग में। रिजिड बॉडी वो सारी बॉडीज होती हैं जिनके ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए, ये लगा दिया, अब मैं फोर्स हटाऊंगा तो ये अपनी शेप वही रहनी चाहिए, इसकी बदलनी नहीं चाहिए, डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, तब तो रिजिड बॉडी है। ठीक है, अगर मैंने इसको दबाया और ये डिफॉर्म हो गई दबाने पर, ठीक है, इफ अ बॉडी इज डिफॉर्म्ड ऑन द एक्सटर्नल फोर्स, बाय द एक्सटर्नल फोर्स, तो क्या हो जाएगा? वो रिजिड बॉडी नहीं है, वो एक इलास्टिक बॉडी है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना है? हमें रिजिड बॉडीज की स्टडी करनी है, और परफेक्टली रिजिड कोई नहीं होता। अजम्पशन, आइडियली रिजिड कोई नहीं होता, सब कहीं ना कहीं इलास्टिक होते हैं किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, तो क्या करना है? एक आइडियल मान के करना है। ठीक है, जितनी भी स्टडी होती है फिजिक्स की, जितनी भी स्टडी है सारी आइडियल कंडीशन पे है, प्रैक्टिकल कंडीशन पे नहीं है। रोड चल रही है, रोड पे गाड़ी चल रही है, मैं बोल रहा हूँ रोड चल रही है, रोड भी चलती है, ऐसी बात नहीं, अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा रोड भी चलती है,
ठीक है, रोड पे मान लो गाड़ी चल रही है, फ्रिक्शन कैलकुलेट करो, कर दिया, एक्चुअल फ्रिक्शन वही है क्या? क्या आइडियल कंडीशंस, ठीक है। बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या पता फ्रिक्शन उससे कम हो, क्या पता फ्रिक्शन उससे ज्यादा हो, हमें तो नहीं पता, ठीक है। अभी पानी गड्ढे से निकली होगी, सॉरी अपनी जो कार है वो गड्ढे से निकली होगी तो कार है वो गड्ढे से निकली होगी, उस पानी लग गया होगा उसके आसपास, और रोड पे जब चली होगी फ्रिक्शन रिड्यूस, थोड़ी देर में पानी सूख गया होगा तो फ्रिक्शन इंक्रीज। तो प्रैक्टिकल कंडीशन में सारी की सारी चीजें वेरी करती रहती हैं, है ना, लोकेशन टू लोकेशन, ठीक है, स्पेस टू स्पेस, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज होती रहती है, ठीक है। लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं स्टैंडर्ड चीजें, कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेफरेंस चीजें, आइडियल चीजें, है ना। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मोशन की स्टडी है। क्या है? स्टडी ऑफ मोशन है सर ये, ठीक है। किसका मोशन? ऑफ रिजिड बॉडीज। सबसे इंपॉर्टेंट दो वर्ड आ गए, एक तो मोशन, एक रिजिड बॉडीज, ठीक है। अब जो रिजिड बॉडीज है वो हमने मैं बता दिया आपको क्या होता है, क्या होता है? डिफॉर्म ना हो, एक्सटर्नल फोर्स से डिफॉर्म ना हो, अपनी शेप बना के रखे, है ना, पकड़ के रखे सख्ती से, तो वो जाएगी अपनी रिजिड बॉडीज। अब रहता है मोशन, क्या रहता है? मोशन। मोशन दो तरीके के होते हैं, एक जब मोशन होना, एक जब मोशन हो। नहीं समझे? एक तो मोशन होता है क्या? रेस्ट, और एक क्या होता है? मोशन। रेस्ट भी एक मोशन की स्टेट है ना। एक तो जब बॉडी रुकी हुई हो तब उसकी स्टडी कर लो, एक जब बॉडी चल रही हो तब उसकी स्टडी कर लो। जरूरी नहीं है, रुक तो सही भी, स्टोरी तो कंप्लीट होने दे, ठीक है। तो ये भी एक मोशन है ना, एक तरीके से देखा जाए तो। रुका हुआ है मतलब इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, रेस्ट पे है, तो उसकी भी स्टडी करने मैकेनिक्स में हमें रुकी हुई बॉडीज की स्टडी नहीं करते क्या? एक टेबल पे एक ब्लॉक रखा है, ये रखा है, ठीक है, इसकी भी स्टडी तो करनी है, रेस्ट पे है, स्टडी ऑफ मोशन है, लेकिन मोशन में तो नहीं है ये। चांद पे बैठ के देखोगे तो घूमता हुआ दिखेगा ये, धरती पे बैठ के देखोगे तो रुका हुआ दिखेगा ये, है ना। तो वही बात है, क्या बात हो गई? मोशन तो है बट रेस्ट पे है, इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, ठीक है। दूसरा आ गया मोशन। अब ये मोशन क्या है? ठीक है, ये मोशन एक्चुअल मोशन है, जब अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होगा वो, ठीक है। एक मिसकंसेप्शन और होता है लोगों के मैकेनिक्स के अंदर, एक छोटा सा मिसकंसेप्शन रहता है, क्या? अभी आएगा थोड़ी देर में, क्या? फिर इसकी एक ब्रांच है अपने पास, ये दोनों के दोनों अपने पास आएंगे, इसके साथ इसको फर्दर डिवाइड कर देते हैं, क्या? किस में? एक तो काइनेमेटिक्स में और एक डायनामिक्स में, ठीक है। काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ेंगे और डायनामिक्स में क्या पढ़ेंगे, ठीक है। जब भी हम कभी मोशन की स्टडी करेंगे आप मैकेनिक्स पढ़ेंगे, सिंपल बोल दो, शॉर्ट बोलूंगा, मैकेनिक्स पढ़ेंगे। तो जब भी कभी हम रिजिड बॉडीज की मैकेनिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, और फोर्स का डिस्कशन ना हो, कंसिडर्ड फोर्स का डिस्कशन ना हो, तो वो सारा का सारा क्या है? काइनेमेटिक्स। तो क्या हो गया? स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ इट, उसके कॉजेज के बारे में बात नहीं करनी। और मोशन के कॉज क्या हो सकते हैं? एक्सटर्नल फोर्स, किसी तरीके के फोर्स, एक्सटर्नल एजेंसीज। तो जब भी कभी मोशन की बात करो और उसके कॉजेज की बात ना करो, तो सारे के सारे काइनेमेटिक्स, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, जैसे कि डिस्टेंस पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, 2D मोशन पढ़ेंगे, क्या है? सारे के सारे काइनेमेटिक्स के पार्ट है, ठीक है। और जैसे ही हमारी पिक्चर के अंदर क्या आने लग जाएंगे? फोर्स आने लग जाएंगे। जैसे न्यूटन घुस गया, न्यूटन के सेकंड लॉ आ गया, जैसे कि एनएलएम आ गया, वर्क पावर एनर्जी आ गया, तो फोर्स आ गए, तो वो उसको क्या बोलेंगे? डायनामिक्स बोलेंगे। तो मैकेनिक्स दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी आपकी, एक तो काइनेमेटिक्स और एक डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स में सिंपल सा क्या है, वो सारे वेरिएबल डिस्कस कर लेंगे जहां पर फोर्स नहीं होगा, बाकी सब चीज आ जाएंगी। एक्सेलरेशन आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, टाइम वाइम सब आ जाएगा, A to Z चीजें आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन फोर्स नहीं आएगा। जैसे ही फोर्स आया, एक्शन का रिएक्शन, डायनामिक्स, फोर्स dp by dt, डायनामिक्स, ठीक है। आगे क्या क्या है? जैसे कि मोमेंटम, डायनामिक्स,
वर्क डायनामिक्स, पावर डायनामिक्स, एनर्जी डायनामिक्स, ठीक है, फ्रिक्शन डायनामिक्स, ठीक है, टेंशन डायनामिक्स। तो जितनी भी चीजें पढ़ते हैं ना, टेंशन वेंशन ये सब चीजें, वो सब डायनामिक्स में। फोर्स आ जाता है क्योंकि उसके साथ फोर्स आ जाता है ना। अब क्लियर हो रही है? काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स के अंदर डिफरेंस क्या है, और हमारी मैकेनिक्स दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। समझ गए? अरे क्लियर है क्या दिमाग में एकदम? अरे तुम्हारे क्लियर है क्या एकदम? अरे बोलो यार बोलो। क्रिस्टल नहीं, क्लियर, क्लियर नहीं क्रिस्टल क्लियर। अच्छा कैसा लिखता है यार ये नौटंकी। हाँ भाई ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे? स्टडी ऑफ मोशन विद कंसिडरेशन ऑफ कॉजेज ऑफ मोशन। मोशन के जो कॉज होंगे उनको भी स्टडी करना है साथ साथ में, ठीक है। अरे जहां पे फोर्स है वो सब डायनामिक्स है, जहां पर फोर्स है वो सारे डायनामिक्स है। तो अभी स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स, जैसे 1D 2D मोशन काइनेमेटिक्स में आएगा। अपने फोर्स फोर्स की बात ही नहीं करते वहां तो। हाँ ठीक है, प्रोजेक्टाइल वगैरह ये सब वो तो अभी आगे की बातें हैं। वैसे डायरेक्ट वर्ड फेंकूंगा नहीं तुम्हारे ऊपर में। डायरेक्ट वर्ड फेंकने का मतलब है तुम्हें कंफ्यूज करना। तुम्हारे ऊपर वही वर्ड फेंकूंगा जिसका भी डेफिनेशन जरूरी है, बिना मतलब के वर्ड फेंकने से कोई सेंस नहीं निकलेगा अभी, ठीक है। ये दोनों चीज क्लियर है क्या? ठीक है, अगला डिस्कशन है रेस्ट और मोशन का, ठीक है। तो आप किसी भी रैंडम बंदे को जाके पूछो जो अपने स्कूल का टॉपर है या फिर कैसे भी जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया है जिसने मैकेनिक्स, उससे पूछो कि रेस्ट क्या है। वो बोलेगा रेस्ट ये है कि जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज ना करे टाइम के साथ। When a body does not change its position with respect to time, then it is said to be at rest. उसको क्या बोला जाएगा? कि वो बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है। उससे जाके पूछो कि मोशन क्या है, वो जाके बोलेगा कि when a body is changing its position with respect to time, then it is said to be in motion. वो ये बोलेगा, ठीक है। तो दिमाग में किसका रिस्पेक्ट ले रहा है? वो टाइम का रिस्पेक्ट ले रहा है। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, क्लॉक चला ली तुमने 10 बजे, अभी टाइम क्या हो रहा है? 7:36 में मैं यहाँ खड़ा हूँ, 7:35 में मैं यहाँ आ गया। तुमने क्या बोला? 1 मिनट में अपनी पोजीशन चेंज कर ली। अरे टाइम ट्रेवल कर लिया, चल कितना 37 होगा ना, आगे 37 पे आ गया, 1 मिनट आगे चला गया मैं, ठीक है। 1 मिनट में मान लो मैं यहाँ पे आ गया। कॉन्सेप्ट पे फोकस करो यार, क्या बोल रहा हूँ उस पर मत ध्यान दो, ठीक है। तो मैंने टाइम के साथ अपनी क्या कर ली? पोजीशन चेंज कर ली, ठीक है। ये तुम्हारे रिस्पेक्ट में है, ये तुम्हारे रिस्पेक्ट में है, ठीक है। अब मान लो ये बोतल है, ये बोतल है, ठीक है। ये 7:36 पे यहाँ पे, 7:37 पे भी यहाँ पे, 7:38 पे भी यहाँ पे, 8 बज जाएगा, यहीं रहेगी। इमोशन में है कि नहीं? नहीं है, नहीं है। एक चांद पे बैठे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उसको तो घूमती हुई दिख रही है, ठीक है। उसको तो घूमती हुई दिख रही है, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो इसका क्या मतलब हुआ? जो कोई भी बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है, उसके लिए सिर्फ रिस्पेक्ट टाइम का लेना जरूरी नहीं है, व्यूअर का देखना भी बहुत जरूरी है कि व्यूअर कैसे देख रहा है उसको। जैसे ये बॉडी किसके ऊपर है? अर्थ के ऊपर है, इस रूम के अंदर है, रूम के अंदर है। हम रूम की फ्रेम में आ गए, रूम की फ्रेम में आ गए। तो इस फ्रेम में जो भी कुछ होगा, जो भी कुछ होगा, मतलब अगर बॉडी चेंज करेगी अपनी पोजीशन, तो हम सबकी फ्रेम तो कांस्टेंट हो गई, तो हम फ्रेम को ध्यान नहीं देते, अब टाइम को देखते हैं। तो जब सब लोग, जब व्यूअर हमारा एक ही फ्रेम में हो और जो मोशन करने वाली पार्टिकल्स वो भी उसी फ्रेम में हो, तो फ्रेम को तो कर देते हैं कांस्टेंट, फिर ध्यान में रखते हैं टाइम को। तो जो डेफिनेशन आती है ना, व्हेनेवर अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहां पर बाय डिफॉल्ट फ्रेम कांस्टेंट मानते हैं लोग, बाय डिफॉल्ट फ्रेम को कांस्टेंट मानते हैं कि वो सिंगल फ्रेम की बात चल रही है। और हमारे लिए सिंगल फ्रेम एक ही है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो फ्रेम को कांस्टेंट मान लोगे, तब तो आप मोशन की जो डेफिनेशन है रेस्ट की और मोशन की, वो क्या दे दोगे? टाइम के रिस्पेक्ट में। लेकिन साथ में लिखना पड़ेगा इन दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। मान लो कोई एक टायर घूम रहा है, घूम रहा है, तुम्हारे हिसाब से तो घूम रहा है वो, लेकिन अगर मैं तुम्हें टायर पे बिठा दूं तो रुका हुआ लगेगा। क्यों? तुम उसके ऊपर बैठ गए। अर्थ के हिसाब से मान लो अर्थ तो घूम रही है, हमें तो नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि हम उसकी फ्रेम के अंदर हैं, और उस फ्रेम में
वो चीज रुकी हुई है, लेकिन मून से देखेंगे तो रोटेट करती हुई दिखेगी, क्योंकि हमारी फ्रेम चेंज हो गई, अब हमारी फ्रेम चेंज हो गई। तो जब भी हम रेस्ट या मोशन या पोजीशन चेंज की बात करते हैं, दो चीज दिमाग में होनी चाहिए, एक तो फ्रेम दिमाग में होनी चाहिए, एक टाइम दिमाग में होना चाहिए। अगर फ्रेम कांस्टेंट है तो टाइम से डिफाइन करेंगे, ठीक है, समझ गए? अरे समझ गए क्या? हाँ भाई सही बात है। अरे क्लियर है क्या यहाँ तक? रेस्ट एंड मोशन क्लियर है क्या? कोई भी चीज रेस्ट में कब आएगी और मोशन में कब आएगी, ठीक है। तो अगर बाय डिफॉल्ट हम क्या कर लेते हैं, आगे जितने भी हमारी मैकेनिक्स की स्टडी होती है उसमें क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट मान के चलते हैं। अगर डिफरेंट होगा, एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, फेमस एग्जांपल है, ये एक ट्रेन चल रही है, एक ट्रेन चल रही है, और एक जैसे थीफ्स नहीं होते आजकल, मनी हाइस्ट चल रहा है ना, मनी हाइस्ट देखा तुम लोगों ने? ठीक है, हाँ, और बोल रहे हैं पढ़ने के टाइम मनी हाइस्ट देख रहा है। अरे 5वां सीजन तो अभी आया है पागल, 3 तारीख को आया, अभी 3 सितंबर को ही, ठीक है। तो क्या है, एक ट्रेन चल रही है, तो कुछ रोबर्स हैं, वो घुसे किसके अंदर, ट्रेन के अंदर, हाई स्पीड ट्रेन है, कैसे किसी भी तरह घुस गए होंगे। बहुत सारी मूवीज चल रही है, तुमने देखा होगा, हेलीकॉप्टर से घुस जाते हैं, ऋतिक रोशन तो कैसे पैराशूट से घुस जाता है, कैसे घुस जाते हैं, ठीक है। और रोबोट मूवी देखी होगी, उसमें तो वो टायर के अंदर वो पटरिया वो बना लेता है, व्हील बना लेता है, वो पटरी पे चल जाता है, कैसे भी मान लो, है ना। अंदर घुस गए, अंदर जाते बोला हैंड्स अप, ठीक है, अपने हाथ ऊपर करो, हैंड्स अप, और हिलना नहीं कोई भी, सब ऐसे कर लेंगे। तो उसने बोला हिलना नहीं, उसका क्या मतलब है, रेस्ट पे रह जाओ तुम, लेकिन कौन सी फ्रेम में, कौन सी फ्रेम में, उस ट्रेन की कंपार्टमेंट की फ्रेम में, उस फ्रेम में तो वो हिलेंगे नहीं। साइड में कोई गरीब आदमी खड़ा है बेचारा, उसकी फ्रेम में तो ट्रेन चल रही है 100 की स्पीड से, वो तो झूठ बोलेगा उसको, बोले सर झूठ बोल रहा है तुम, क्यों झूठ क्यों बोल रहा है, उसने तो बोला था हिलना नहीं, अबे तुम तो हिल रहे हो, तुम तो हिल रहे हो, और वो भी 100 की स्पीड पे हिल रहे हो, क्यों, क्योंकि उसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड है, उसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड है। और जब चोर अंदर घुस गया, उसने अपनी फ्रेम चेंज कर ली, तो वो उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में बोल रहा है हिलना नहीं, उसकी किस्मत बढ़िया थी। कैसे, कोई फिजिक्स का बंदा नहीं बैठा था अंदर, वो कहता सर कौन सी फ्रेम में नहीं हिले, आप तो बोल रहे हिलना नहीं, वो तो हिल रहा है, क्यों, उसको देखो। तभी पता है क्या बोलते हैं हम, जैसे मान लो कोई स्टेशन है, सीकर आ रहा है, जयपुर जा चुका है, सीकर आता थोड़ी है, सीकर तो अपनी जगह पे ही है, सीकर तो अपनी जगह पे ही है, जयपुर जाता थोड़ी है, जयपुर तो अपनी जगह पे ही है, आती तो ट्रेन है और जाती भी ट्रेन है, समझ रहे हो। लेकिन हमने रेफरेंस सेट कर लिए, जब कभी भी कोई ट्रेन चलेगी तो उस टाइम अगर रोड को हम क्या मान ले, या फिर हमारी जो सरफेस है उसको फ्रेम मान ले और कांस्टेंट मान ले, देन ट्रेन इज मूविंग, ठीक है। तो ट्रेन मूव कर रही है, तो अगर हम ट्रेन के अंदर बैठे हैं तो हम तो मूव नहीं कर रहे, तो हमारे हिसाब से तो जयपुर आ रहा है, ट्रेन कहीं नहीं जा रही है, हमारे हिसाब से तो जयपुर आ रहे हैं। लेकिन बाहर वालों के हिसाब से क्या है, अरे ट्रेन आ चुकी है और ट्रेन जा चुकी है, क्यों, उनका फ्रेम क्या है, ग्राउंड, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, वो देख रहे हैं ट्रेन आई है ट्रेन गई है, ट्रेन वालों को क्या लग रहा है, जयपुर आया और जयपुर गया है, समझ रहे हो। वर्ड होते हैं ऐसे, जनरल वर्ड यूज करते हैं, टर्मिनोलॉजी, उन लोगों ने मैकेनिक्स पढ़ी होती है इसलिए यूज करते हैं, ठीक है। वो बैठे रहते हैं ताऊ वाऊ अपने ट्रेनों के अंदर, वो एक दिन बैठे थे मेरी क्लास में, उनको मैंने समझाया ये, तब से वो बोलने लग गए जयपुर आ रहा है, जयपुर जा रहा है, सीकर आ रहा है, सीकर जा रहा है ना। तो ये वाली बातें हैं, तो ये हर चीज में फ्रेम ऑफ रेफरेंस चल रही है, हमारे लोकल लैंग्वेज में जब हम बोलते हैं उसमें भी फ्रेम है, पता चल रही है फ्रेम कैसे है, पता चल गई, क्लियर है क्या एकदम, अरे क्लियर है क्या, जो तू डाउट मत रखा अगर दिमाग में, जो हो वो ऑन द स्पॉट पूछ लिया अगर बेशरम होके। हाँ हाँ हाँ, अभी रिलेटिव घुसे नहीं, अभी घुसेंगे, ठीक है, करेक्ट है तेरा। हाँ भाई क्लियर है क्या तुम्हारा, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो रेस्ट एंड मोशन है वो डिफाइन करेंगे, ठीक है, मैं लिखवाऊंगा, मैं लिखूंगा नहीं, तो ये पहले लिख लो, ये पहले लिख लो सारा, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अब चीजें क्रिस्टल क्लियर ही चलेंगी, अब तो एग्जांपल बहुत है ना अपने पास।
ठीक है, लिखो भाई, रेस्ट पे लिखो, रेस्ट में लिखो। लिखो इफ ए बॉडी, इफ ए बॉडी मत लिखो, लिखो अब रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी is said to be at rest, is said to be at rest, a rigid body is said to be at rest if its position, if its position is not changing, if its position is not changing with respect to time, with respect to time in a fixed frame of reference, in a fixed frame of reference, ठीक है। लिख लो एग्जांपल, लिख लो। बुक्स प्लेस्ड, एग्जांपल लिख लो, बुक्स प्लेस्ड ऑन अ टेबल are at rest, are at rest with respect to time, with respect to time in the frame of room, in the frame of room, ठीक है। मोशन में लिखेंगे, मोशन में लिखेंगे a body is said to be in motion, a body, a rigid body is said to be in motion, a rigid body is said to be in motion, a rigid body is said to be in motion if its position, if its position, if its position is changing, if its position is changing with respect to time और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा पता है और क्यों लिखवा रहा हूँ, लिखा एक बार, और इसलिए लिखा रहा हूँ, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऊपर वाले में और नहीं लिखवाया, ऊपर वाले में क्या लिखाया, किसी फिक्स रेफरेंस में। तो आप अलग अलग टेक्स्ट में कहीं ना कहीं पढ़ोगे ना इन चीजों को, तो ऐसे ही मिलेगा आपको क्या, तो या तो टाइम चेंज हो जाए या रेफरेंस चेंज हो जाए, दोनों में से एक चेंज हो गया, ठीक है, तो आपको मोशन और रेस्ट का अंदाजा लग जाएगा कि वो चीज रेस्ट पे या मोशन पे है, ठीक है। तो ऊपर वाले में इसलिए लिखा दिया क्योंकि आप सिंगल फ्रेम में टाइम के साथ देख लो, नीचे वाले में और इसलिए लिखा दिया, क्यों लिखा दिया, ताकि या तो फ्रेम चेंज कर लो या टाइम चेंज कर लो या दोनों चेंज कर लो, ठीक है, कुछ भी चेंज कर सकते हो, कोई भी चीज एक चीज बदलेगी आपका डेफिनेशन पता चल जाएगा उसकी पोजीशन बदल रही कि नहीं बदल रही, ठीक है। तो थोड़ा सा उस हिसाब से अंडरस्टैंडिंग रखना इस चीज को कि सर दोनों का बदलना जरूरी है क्या, ना, किसी एक टाइम पर
किसी फिक्स्ड फ्रेम में, ठीक है, मतलब चेक कर सकते हो आप, या किसी एक टाइम पर अलग अलग फ्रेम में चेक कर सकते हो आप, या एक फिक्स्ड फ्रेम में अलग अलग टाइम पे चेक कर सकते हो आप। समझ गए? दोनों तीनों परम्यूटेशन लगा के आप देख सकते हो कि वो चीज अपनी पोजीशन चेंज कर रही है या नहीं कर रही है। लेकिन जनरली हम फिजिक्स में क्या करेंगे, अपने मैकेनिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस कांस्टेंट मानेंगे, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, रिलेटिव मोशन जो इसने बोला। ठीक है, तो और लिखो तो और लिख लेना, बाकी स्लैश लगा के एट अ पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो लगाओ तो वो लगा लेना, तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। बस 15 दिन बाद पढ़ो तो ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए लिखी हुई चीजों में। ठीक है, मैंने जानबूझ के पर्पस से लिखाया है ऐसा, ताकि बार बार पढ़ो तो ध्यान में रह जाए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी मोशन डिसाइड होता है। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी मोशन डिसाइड होता है। हाँ, नहीं जरूरी नहीं है, जरूरी थोड़ी है, मैं बताता हूँ क्या जरूरी नहीं है। ये ट्रेन चल रही है, मान लो एक ट्रेन है, ये इधर चल रही है 100 मीटर पर सेकंड, इधर से एक और ट्रेन चल रही है 100 मीटर पर सेकंड, दोनों 100 मीटर की स्पीड से चल रही है। मीटर बहुत ज्यादा हो गया, किलोमीटर पर आवर कर लो, इतनी स्पीड से चलती नहीं है ना ट्रेन 100 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, ये भी 100 की स्पीड से चल रही है। इसमें कोई बैठा है अभिषेक, अभिषेक की स्पेलिंग, ठीक है, और इसमें बैठा है कोई प्रिंस मान लिया, दोनों एक दूसरे को हाई कर सकते हैं सेम टाइम पे हैं, दोनों एक दूसरे एकदम पैरेलल बैठ सकते हैं आराम से, एक एक खिड़की में बैठ जाओ, गाना गा लो मेरे सामने वाले खिड़की में। ठीक है, एक प्रिंस रहता है, गाना गा लो चाहे, क्यों ना तो वो आगे जा रहा है ना तो वो आगे जा रहा है, पैरेलल ट्रैक्स पे दोनों ट्रेन चल रही हैं, दोनों की फ्रेम अलग अलग है, लेकिन फिर भी दोनों क्या बोलेंगे, रुका हुआ यार तो वो क्या बोलेगा, रुका हुआ यार तो नीचे खड़ा आदमी क्या बोलेगा, दोनों झूठे हैं, प्यार में गिर चुके एक दूसरे के, ये बोलेंगे, क्योंकि दोनों तो 100 की स्पीड से चल रहे हैं ना। समझ में आ रही है बात, दोनों तो 100 की स्पीड से चल रहे हैं। तो ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि रेस्ट एक फिक्स्ड लोकेशन या एक फ्रेम से ही डिसाइड होता है, अलग अलग फ्रेम में भी आप रेस्ट डिसाइड कर सकते हो, है ना। दो अलग अलग फ्रेम में दोनों रेस्ट पे लग रहे हैं एक दूसरे को, इनको, क्योंकि इसकी ये अलग फ्रेम में एक फ्रेम में, हाँ दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है ना? कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं, उसके हिसाब से चेक किया जाएगा, उसके हिसाब से चेक किया जाएगा। ठीक बात है, अरे क्लियर है क्या? इनका डाउट था कि रेस्ट वाला जो पोजीशन है वो फिक्स्ड फ्रेम में ही देखना है क्या, तो हम अलग अलग फ्रेम से भी रेस्ट डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात रह जाएगी। ठीक है, छाप लिया पूरा, छाप लिया पूरा है, चलो। तो रेस्ट और मोशन तो कर ही देंगे सर, कर देंगे नहीं कर देंगे, अरे कर देंगे क्या, तुम बोलो यार, बोलते नहीं हो यार। अभिषेक यार ऑफेंड मत हो जाना यार, हैं कोई दिक्कत नहीं, अब तो कोर्ट ने अलाउ कर रखा है। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, घर जाके सोचना सर ने क्या बोला था, फिर बुरा मानना। ठीक है, चलो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तेरा पर मैं बोए हूं, अरे कोई नहीं यार, कोई नहीं, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, शाम के टाइम घूमने वाला टाइम तो तुम्हारे खत्म हो रखे हैं, क्यों, क्लास लगा देते हैं सर, है ना, तुम्हारी भी इच्छा होती होगी क्लास सुबह लगे, शाम को दूसरे लोगों की तरह हम भी घूम के आए। हाँ बोल रहे हैं, अबे तो खाएगा कुछ मेरे से, अरे रोडे तो है छोटी मोटी, अरे घूमने वाले यहीं बहुत घूम लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा स्कूलों वगैरह में ऐसा हुआ होगा कि आप ऐसे मान लो टॉयलेट वॉयलेट जाते हो या फिर कोई वॉशरूम जाते हो, तो वो काम होता है 5 मिनट का करके 15 मिनट में आते हो, कभी भी एग्जाम टाइम में कौन 15 मिनट लगाता है, हाँ वैसे घूमता रहता है ये अलग बुद्धि लगा रहा है। ठीक है,
तो मान लो फिक्स्ड फ्रेम की बात कर लेते हैं। फिक्स्ड फ्रेम हमारी क्या रहेगी, एक्स वाई जेड एक्सिस है ना, ठीक है। कोई इंसान ए से चलना शुरू करता है, ए से चलना शुरू करता है, पहले वो यहां गया, फिर वो वहां गया, फिर वो यहां आया, ठीक है। ऐसे डायरेक्शन बना, डायरेक्शन तो ऐसे बना रहा हूँ, डायरेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, पर बना देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो यहाँ आया और फिर वो यहाँ आ गया, उसको यहीं जाना था। ये क्लासरूम है, ये वॉशरूम है, तो जाए भी, शांत तो ले ले, ठीक है। उसको यहाँ आना था, लेकिन वो पूरा चक्कर लगा के आया, इस विंग में घूम के आया, अगली विंग में घूम के आया, ग्राउंड का चक्कर लगा लोगों के, वो यहाँ आ गया, ठीक है। कोई आपसे ये पूछे कि आप कितना चले, टोटल कितना चले, टोटल कितना चले, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, नहीं इच्छा होती तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्कूलों में तो ऐसे लोग करते हैं। एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल होता है यार, पर्टिकुलर नहीं होता वो, ठीक है। तो क्या किया, कोई आपसे ये पूछे कि आप टोटल कितना डिस्टेंस चले, तो आप क्या बताओगे, इसको जोड़ोगे प्लस इसको जोड़ोगे प्लस इसको जोड़ोगे प्लस इसको जोड़ोगे प्लस इसको जोड़ोगे, या ऐसा मान लो इसको, ऐसा काउंट नहीं होता आपसे, ऐसा काउंट नहीं होता। ये आपका घर है, ये आपकी कोचिंग है, स्कूटी लेकर निकले अपने घर से, इस रास्ते से होते हुए आए, होते हुए आए, ठीक है। स्पीडोमीटर तो बता देगा कितना किलोमीटर चली, डिस्टेंस ही है वो, डिस्टेंस ही है। तो डिस्टेंस टोटल क्या होता है, डिस्टेंस एक्चुअल में एक पाथ लेंथ होता है, टोटल कितना पाथ आपने कवर किया है ड्यूरिंग योर जर्नी, अपनी जर्नी के अंदर, या फिर मैं बोलूं फिजिक्स के अंदर, मोशन के अंदर, जब बॉडी मोशन के अंदर थी, जब बॉडी ने अपना क्या चेंज किया, पोजीशन चेंज किया इन ए फिक्स्ड फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन द टोटल कवर्ड पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। समझ में आ रही है बात, टोटल कवर्ड पाथ इज डिस्टेंस, क्लियर है, तो डिस्टेंस आ जाएगा, बाद में लिखेंगे डेफिनेशन। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट सीधा सीधा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट सीधा सीधा होता है कि टोटल डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट के अंदर डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल में डिस्टेंस क्या है, उसको क्या बोल सकते हैं, मिनिमम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। इन दोनों के बीच में मिनिमम कितना डिस्टेंस है, यही है। डायरेक्ट आ सकते थे, आए तो नहीं, कुछ इच्छा हो सकती है, किसी घूमने की इच्छा, किसी का काम करना होगा कुछ, इन दोनों की पोजीशन बदलेगी नहीं, ए और बी, घर भी वहीं रहेगा और कोचिंग भी वहीं रहेगी, क्लासरूम भी वहीं रहेगा, वॉशरूम भी वहीं रहेगा। तो इन दोनों की एग्जैक्ट अगर दूरी निकाले अकॉर्डिंग टू योर प्रिंसिपल, 2 मिनट का रास्ता था, क्यों, सीधा जाते तो, उसने थोड़ी घूमना थोड़ी काउंट किया था, उसने तो बोला सीधा जा सकते थे आप, ठीक है, तो आप सीधा जा सकते थे। तो ये जो सीधा जाते आप, ए से बी जाते सीधा ना, आपकी डायरेक्शन फिक्स होती, आपके दिमाग में रोबोट को अगर फीड कर दिया जाए कि बी पे जाना है तो सीधा बी पे जाएगा, तो उसने एक डिस्टेंस भी कवर किया होगा और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो डिस्टेंस कवर किया होगा। तो इसका मतलब ये जो मिनिमम डिस्टेंस कवर किया है, उसके लिए आपके दिमाग में एक फिक्स डायरेक्शन होनी चाहिए, एक फीड होना चाहिए कि यहां जाना है, ठीक है। और ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। डिस्टेंस को जब काउंट किया तो अब अपन ने कुछ नहीं किया, डायरेक्ट जोड़ दिया, जितनी भी लेंथ थी डायरेक्ट उनको जोड़ दिया, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटीज होंगे वो क्या होंगे, एक तरीके से स्केलर क्वांटिटीज होंगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या है, ए से चलोगे और बी पे जाना है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक मिनिमम डिस्टेंस काउंट करिए अपन ने, दैट विल बी ए वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगी डिस्प्लेसमेंट अपनी। हाँ, जब वेक्टर क्वांटिटीज हम पढ़ रहे थे ना, तब मैंने डिस्प्लेसमेंट क्या लिखवाया था, एक तरीके से वेक्टर एग्जाम्पल में लिखवाया था, याद है, अरे याद है क्या, ये मैंने उस टाइम एग्जाम्पल में लिखवाया था, राइट। तो ये कहानी रहेगी, पहले फटाफट ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट लिखो। डिस्टेंस का आपको बताते हैं, डिस्टेंस का वो लिखेंगे अपन, होता है ऐसा, कैसे होता है, जैसे मान ले बस है, चलती बस में लोग गिरते हैं, फ्रेम तो चेंज हो रही है, हो रही है कि नहीं हो रही,
बस में था, मोशन में था, जैसे नीचे गिरेगा पीछे की तरफ भागेगा, आगे की तरफ भागेगा विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम। जैसा होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, होता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल तो एग्जिस्ट कर रहे हैं इसके, चलते चलते फ्रेम चेंज हो सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट मेरे हिसाब से ये है कि चलते चलते जब फ्रेम चेंज होती है वो इंटेंशनल नहीं होती, या तो वो मोस्टली एक्सीडेंट होते हैं, और जब फ्रेम चेंज होती है तो शायद एक्सीडेंट ही होते हैं, है ना, वो इंटेंशनल नहीं होता। चलती ट्रेन से कोई कूदेगा, दो ही कारण हो सकते हैं, या तो वो टेररिस्ट है या उसका कोई प्यार का चक्कर चल रहा है, ठीक है, ये सलमान खान है ना, सही बोला, ठीक है, या एक्सीडेंट हो गया होगा, किसी ने धक्का मार दिया होगा, लड़ाई झगड़े हो गए होंगे, है ना। चलती ट्रेन से कूदना एग्जाम्पल है फ्रेम चेंज होना सडनली। हाँ, ये इसका इसने भी एग्जांपल दिया, चलती ट्रेन से वही आदमी को देगा जिसका स्कूल का काम नहीं किया रहेगा, या मरने की मन में आ रही होगी। अरे बस ठीक है, इतना दिमाग लगा लिया तुमने, इतना दिमाग मत लगाओ। यहाँ देखो, डिस्टेंस लिखेंगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस लिखेंगे, टोटल पाथ कवर्ड, टोटल पाथ कवर्ड, टोटल पाथ कवर्ड during the motion of an object, total path covered during the motion of an object, in a fixed frame, is called distance, स्लैश लगा के लिखो पाथ लेंथ, स्लैश लगा के लिखो पाथ लेंथ। अगले लाइन में लिखो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी स्केलर कभी भी, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, सुनो मेरी बात, डिस्टेंस जो आएगा, कभी आपने सुना है -2 चला, -4 चला, 0 चला, नहीं सुना ना। 0 चलना तो चलो रेस्ट पोजीशन हो गया, 0 तो बोल सकते हैं, लेकिन ये बोलेंगे कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव क्वांटिटी, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव नहीं हो सकता डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, the minimum or shortest distance, the minimum or shortest distance during the motion of any object, during the motion of any object is called displacement, is called displacement, is called displacement. It is a vector quantity, vector quantity. It can be positive, comma negative, comma 0. ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल में तो ये लिख लो, डिस्टेंस में तो ये लिख लो, डिस्टेंस है इस जर्नी के हिसाब से ACDE B ना,
ए सी डी ई बी, ये तो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है ए बी। जीरो डिस्प्लेसमेंट दिखाता हूं आप लोगों को। सर्कल है, झूला है, ये वो वाला झूला, तो झूले पे ये वाली सीट आपकी है, आप झूलोगे इसके ऊपर, रोटेट करेगा ना इसे, तो ये जब रोटेट करेगा, जब फुल सर्कल कंप्लीट हो जाएगा तो आप इस पोजीशन से चले थे, इस पोजीशन से वापस आ गए, तो आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट में टोटल डिस्टेंस कितना, 0, डिस्प्लेसमेंट कितना, 0 रहेगा, समझ रहे हो। तो ऐसे चीजें जीरो डिस्प्लेसमेंट देती हैं, प्लस और दूसरी चीजें भी जीरो डिस्प्लेसमेंट देती हैं। कैसे, आप ए से चले अपने घर से, मार्केट में हर जगह घूम घाम के आ गए, पूरी गेड़ियां मार के आ गए वापस अपने घर, सुबह का गया, शाम को घर आ गया, भूला तो नहीं कहते, लेकिन उसने डिस्प्लेसमेंट भी 0। ठीक है, घर वालों को बेवकूफ बना सकते हो, अरे यार मैंने तो 0 डिस्प्लेसमेंट किया है, सही है, बिल्कुल 0 किया है, घूम जाए कितना ही लो, लेकिन इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे आपका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, आप शुरू में भी वहीं थे, आप अंत में भी वहीं हो, है ना, तो आप भूले तो नहीं हो, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है, 0 है। तो ऐसे भी हो सकता है, तो ये तो ऐसे बना दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो देख लेना, राइट। तो 0 डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकता है, ठीक है, मानो कि आपने इस एक्सिस को पॉजिटिव माना है, इसको नेगेटिव माना है, ठीक है, तो आपने क्या किया, यहां से चलना शुरू किया और बी पे गए, ठीक है, और बी से क्या किया, यहां पर आ गए, सी पे आ गए। टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखोगे, अगर ए बी पॉजिटिव है तो ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, इधर मान लो 5 है और आपने इधर टोटल -10 चला है, तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, -10, माइनस क्या शो कर रहा है, इधर वाली डायरेक्शन, और 5 बचा ना, 5 तो कट गया, 5 बचा, ठीक है, तो इधर क्या कितना आ जाएगा, 5। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। समझ में आ रही है चीज, आ रही है क्या, क्लियर है एकदम, दिमाग में क्रिस्टल क्लियर चल रही है, ठीक है। तो ये 1-2 डायग्राम है, थोड़ा सा बना लो कि सर्कुलर, जो सर्कुलर कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन करेगा तो वो पॉइंट पूरे सर्कल के बाद 0 डिस्प्लेसमेंट देगा। और इसका एक एग्जांपल लिख लो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, 0 डिस्प्लेसमेंट का 1-2 एग्जांपल लिख लो, जब कभी रिवाइज करोगे दैट विल श्योरली हेल्प यू, ठीक है। तो कल मिलते हैं इसी समय पे, मतलब क्लास के टाइम पे, जो भी टाइम हो, अच्छे से थ्योरी पढ़ के आना, कल करेंगे थोड़ा सा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल्स, ठीक है।